हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए यूटेट की सीरीज में आपको पता होगा कि हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यूटेट फर्स्ट के मैथ्स के पेपर के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। मैथ्स का पोर्शन करेंगे आज हम। पेपर फर्स्ट है, ठीक है। पेपर फर्स्ट होता है क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए। तो उसके मैथ्स के 30 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखिए। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए चलिए सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए मैथ्स का एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके जो उद्देश्य हैं वो ईवीएस में भी पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं और लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करना, बच्चों के रोजमर्रा के अनुभव से संबंधित कराकर, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके और गणितीय अवधारणा को कठोरता प्रदान करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मैथ्स इसलिए सिखाई जाती है, कहीं ना कहीं उसको उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके उनको मैथ्स अगर सिखाई जाए तो मैथ्स का जो है उद्देश्य है वो फुलफिल होता है, ताकि वो डेली लाइफ में मैथ्स की नीड को समझ पाएँ और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझकर अपनी लाइफ में ऐड कर पाएँ उसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से संबंधित कराकर मैथ्स को सिखाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। यदि x इजिकल टू -23 + 22 प्लस -23 + 22, देखिए सीरीज आगे बढ़ रही है और y की वैल्यू भी दे रखी है। अगर हम x की वैल्यू को ऐसे निकालेंगे तो 40 पद तक जा रहा है। आपको पता है कि दो पदों का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -23 + 22 तो -1 हो जाएगा। फिर अगले दो पदों का मान, इन दो पदों का मान भी -1 आ जाएगा। तो ऐसे करके -1 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो -1 -1 -1 तो -20 हो जाएगा x की वैल्यू। सेम ऐसे y की वैल्यू देखेंगे। y का क्या है, 11 ± 10, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 11 - 10 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो ऐसे ही 20 पदों तक, तो मतलब 20 दो पदों में एक बार एक बच रहा है, तो 20 पदों में 10 बार एक बचेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो निकालना क्या है हमें, y माइनस x निकालना है, ठीक है। तो 10 - x की वैल्यू -20 ऑलरेडी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 20 हो जाएगा। तो 10 + 20 30, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, गणित में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन सा संसाधन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। आप देखिए दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनकी अगर लिपि भी देखोगे तो ब्रेल लिपि होती है। कागजों में छोटे छोटे छेदों के माध्यम से या बिंदुओं के माध्यम से उनको सिखाया जाता है लैंग्वेज, और वो जो बिंदु होते हैं वो उभरे हुए होते हैं ताकि वो उसे फील कर पाएं और उसे समझ पाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो 3D मटेरियल, ताकि वो उनमें फील करके वो कर पाएँ, समझ पाएँ। टाइल्स होते हैं, ठीक है। टाइल 3D आकृति है, जियो बोर्ड 3D आकृति है, जियो जेब्रा जो है वो 2D आकृति है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और ट्रेलर का अबेकस जो होता है वो भी 3D आकृति है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं किया जा सकता कह रहा है। आगे चलते हैं। उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अयोग्यता होगी, ठीक है। देखिए ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ के ले जानी है। CDP में, मैथ्स में, लैंग्वेज में, सब जगह आ सकती है। फिलहाल अंकों की बात कर रहा है, ठीक है। संख्याओं को गलत पढ़ रहा है तो संख्याओं का गलत पढ़ना डिसकैलकुलिया कहलाता है, गणन दोष, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। ऐसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे विकार होते हैं जो वो पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए एक घड़ी में 10:25 हो रहे हैं, तो घड़ी के सुइयों के बीच का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण कह रहा है, मतलब कि बड़ा वाला कोण पूछ रहा है आपसे, जो बृहद कोण है वो क्या होगा करके आपको बृहद कोण बताना है, सॉरी। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, घड़ी के जो सुइयों के बीच का एंगल निकालना होता है वो 30h - 11/2 × m होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको शॉर्टकट होगा क्वेश्चन निकालने में, ठीक है। एच की जगह आवर हो गया, एम की जगह मिनट हो गया, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो 30 × 10 करेंगे, 11/2 × m। अगर आप इसको सॉल्व करके देखिए तो 162.162.5 आएगा, ठीक है। अब 162.5 आपका आंसर है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है बृहद कोण है। आपको पता होगा कि घड़ी में पूरा जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। एक साइड वो 180 से कम हो रहा होगा, एक साइड 180 से ज़्यादा हो रहा होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, 360 में से घटा देंगे बड़ी साइड निकालने के लिए। 360 में से बड़ी साइड इसको आप माइनस करोगे तो 197.5 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। 197 सही, 1/2 डिग्री आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आया समझ में। पहले आपको नॉर्मल एंगल निकालना है, वो आपको निकल जाएगा 30h - 11/2 m से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 360 में से घटा देंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96,
यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है 130 डिग्री हैं तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको 3D आकृति से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना ये एंगल दे रखा है आपको 130 डिग्री, तो बाकी के दो एंगल कितने हो जाएंगे, आपको पता होगा कि बाकी के दो एंगल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो बाकी के दो कोण आपके 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब उनके समद्विभाजक हैं, इसके भी समद्विभाजक है और इसका भी समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब जो उस एंगल को बराबर दो भागों में बांट रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये और ये जो एंगल है वो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। अब दोनों का योग पहले 50 था, क्योंकि पता है ऊपर वाला 30 था, 130 था, तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों का आधे आधे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों आधे होंगे, तो 50 का भी आधा हो जाएगा। ये वाला एंगल 1 और 2, इन दोनों का जो योग आ जाएगा वो 25 आ जाएगा अभी, क्योंकि दोनों का योग पहले 50 था और अब समद्विभाजक यूज करके दोनों में आधा कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के 25 आ रहा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा। यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो तीनों का योग 180 होता है, तो 180 में से 25 घटा देंगे तो 155 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पीछे बैक करके दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 37/11 इज इक्वल टू 2 + 1 देखिए बहुत बड़ी इक्वेशन थी, यहाँ पर बहुत बड़ी इक्वेशन थी, फंसाने के लिए दी रहती। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर इतने से में क्या आ जाएगा, CB + 1/c। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर में। ऐसे इसको ए के साथ सॉल्व करोगे तो ये टोटल जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, CB + 1/ABC + AC। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी टोटल। ठीक है, अब ये टोटल क्या दिया है, 2 प्लस, आगे से 2 प्लस था, आगे था 37/13। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, 37/13 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 13 दूना 26 होता है, तो 2 + 11/13 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 + 11/13 सॉल्व करेंगे तो 37/13 ही आएगा और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई थी इसकी वैल्यू बचेगी किसके बराबर, 11/13 के बराबर। अब सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन थी हमारे पास CB + 1/ABC + A + C इक्वल टू कितना है, 11/13। ठीक है, तो अगर 1 से ये घटेगा, सीधे सीधे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10। ठीक है, तो CB = 10 बचेगा। अब CB ऐसे कौन से जो दो गुणनखंड होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनको आपस में गुणा करने के बाद 10 आता है, तो हमको पता है कि 5 और 2 हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको गुणा करके आपस में 10 आता है। तो 1 का मान 5 हो जाएगा, 1 का मान 10 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 1 का मान 2 हो जाएगा। 5 और 2 C और B की वैल्यू आ गई। अगर C और B की वैल्यू 5 और 2 आ गई तो बाकी बचा हुआ कितना है हमारे पास, ये 13 होगा, ABC + A + C। ठीक है, अब CB = 10 है, 10 प्लस, तो A की वैल्यू अगर आप इसको वैल्यू पुट करोगे, ये 13 है, तो CB की वैल्यू 5 और 2 है, तो A की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, ये देखो 5 दूना 10, 10 फिर ये 1 होगा तो 10 से कम 10 + 1 प्लस C की वैल्यू 2 थी हमारे पास, 5 और 2 में से 1 होगी तो C की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो निकल के आया C की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 1। ठीक है, 1 5 2, 1 5 2 देखिए को, तो आपका ऑप्शन C में आपको 1 5 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 216 मीटर क्यूब आयतन वाले घन के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। अब देखिए 216 मीटर क्यूब उसका आयतन है घनाभ का। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो 3 बार वो करेंगे तो आपको पता होगा 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, तो भुजा की जो लेंथ आएगी वो 6 मीटर आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी भुजा की लेंथ। ठीक है, अब 6 मीटर लेंथ से कितना काटना है, 6 सेंटीमीटर वाले काटने हैं। आपको पता होगा कि दोनों का जो आयतन होता है वो इक्वल आता है। अब 6 सेंटीमीटर से आपको कितना बनाना है, 216 मीटर क्यूब बनाना है, तो कितने वो बनेंगे, कहीं ना कहीं भुजा इसकी क्या है, 6 × 6 × 6 इस तरीके से आएगा। यहाँ आ जाएगा 6 × 6 पर क्या है, ये मीटर में था, एक आपका सेंटीमीटर में था, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, हर भुजा को 100 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी अगला × 100। अब देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतने बनेंगे आपके। 10 की पावर 6 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में आपका 10 की पावर 6। ठीक है, ऑप्शन डी ये रहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99,
निम्नलिखित में से कौन सा गणित का अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, किससे मैथ्स अर्थपूर्ण लर्निंग मीनिंगफुल जो है सिद्धांत नहीं है कह रहा है। पहला उपयोगिता का सिद्धांत, रटकर सीखने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों के उचित उपयोग का सिद्धांत। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको एक ऑप्शन दिखाएगा रटकर सीखने का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 कहता है कि किसी भी प्रवृत्ति में लर्निंग जो है रटकर नहीं हो सकती। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी को हमेशा याद रखना है। कौन सा नहीं है? हमेशा रटकर कोई भी सब्जेक्ट आपको बच्चे को नहीं सिखाना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देखिए जुड़वा क्या होती हैं? जो एक के बाद एक कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है 15 17 कंटिन्यूअस है परंतु 15 अभाज्य नहीं है। 43 41, ठीक है, इसको देखेंगे अभी। 31 और 33 अभाज्य नहीं होती, 11 से डिवाइड होती है। और 31 और 41 वैसे ही कंटिन्यूअस नंबर नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 41 और 43। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। नई स्थिति में पीछे सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? आपने कुछ चीज़ सीखा है और उसका उपयोग आप नेक्स्ट आगे की प्रोसीड में कर रहे हैं तो उसको कहलाता है एप्लीकेशन। ठीक है, उस चीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हो तो अनुप्रयोग कर रहे हो। आपने कोई थ्योरम सीखी, आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, उसका प्रयोग आप उसकी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे हो तो उसका इंप्लीमेंट करना या एप्लीकेशन करना कहला जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग कहलाते हैं उसको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 5 की घात 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा? बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको करने की मेथड आती होगी। देखिए क्या करना है आपको, 5 की पावर 70 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ बचेगा 5, ठीक है, 5 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, प्लस यहाँ बचेगा 5 की पावर 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5 की घात 70 आपका कॉमन ही रहेगा। जो ब्रैकेट बच गया 5 प्लस 5 की पावर 2, 5 प्लस 25 प्लस 125। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 125 प्लस 25 प्लस 5 तो 125 और 25 कितना हो जाएगा 150, 150 और प्लस 5 करेंगे तो 155। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा ये 5 की पावर 70 इंटू 155। तो कहीं ना कहीं 155 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका पूर्णतः विभाजित कौन करेगा? 155 से गुणा कर रहे होंगे 5 की पावर 70 में, तो 155 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। एक्स की पावर -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 प्लस ऐसी सीरीज बढ़ा रखी 2009 तक। अब देखिए अगर -1 की पावर विषम में है तो उसकी वैल्यू -1 आती है, प्लस -1 की पावर सम में है तो उसकी वैल्यू +1 आती है। तो -1 + 1 -1 + 1 इस तरीके से सीरीज बढ़ रही होगी तो क्या होगा कि -1 से +1 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा। अब लास्ट में देखना ये सीरीज है विषम संख्या तक तो लास्ट का -1 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास? -1 बच जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे y में देखेंगे, y का थोड़ा सा समझोगे तो y में सब माइनस में है। तो माइनस की पावर -1 तो आपको पता है कि -1 होता है, हाँ -1 होगा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का हो गया है तो फिर माइनस की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 है तो ये +1 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बाहर से माइनस का तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अगला भी -1 हो जाएगा, अगला भी -1 हो जाएगा, कितने तक? 2009 तक। तो प्लस ऐसे करके 2009 तक जाएगा तो y की वैल्यू सबको जोड़ेंगे तो 2009 आ जाएगी। y की वैल्यू माइनस का 2009, ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको क्या करोगे, सबको -1 2009 तक करोगे। ठीक है, तो अगला क्या है आपको x माइनस y निकालना है। x माइनस वाई निकालना है। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है माइनस का 2009। ठीक है, ये आपको सॉल्व करोगे तो माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2009 तो यहाँ पर प्लस का 2008 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस का 2009 2008 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक तार को कुछ टुकड़ों में काटा गया है, प्रत्येक टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। यदि सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो तार की वास्तविक लंबाई निकालिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग है तो कहीं ना कहीं इसकी जो टोटल एरिया हो जाएगा, एरिया कैसे निकालेंगे? वर्ग का एरिया होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो छोटे वर्ग का एरिया जो हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे टोटल कितना है? 108 है, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास स्क्वायर के लिए? तो 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 12 आपके छोटे वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तार की लंबाई निकालनी है। एक तार टोटल जो हमारे पास वर्ग हैं कितने हैं? 12 हैं, और एक तार की एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो एक तार की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो पूरे तार का परिमाप क्या हो जाएगा? 12 होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर से एक वर्ग बन रहा होगा तो कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग हैं, तो 12 × 12 करेंगे तो 144 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। वास्तविक तार की लंबाई, जो पुराना वाला तार था उसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए माउंट एवरेस्ट बना लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर की ऊंचाई देखिए 8,850 मीटर। ठीक है, उसमें क्या इसका आधार तल 5400 मीटर है। आधार तल मान लिया हमने 5400 मीटर, यहाँ पर मान लिया
ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है कि 1 डिग्री प्रति 100 मीटर की दर से गिरता है। अगर आप 100 मीटर ऊपर को बढ़ रहे हो तो 1 डिग्री जो है तापमान वो गिर जाएगा। यदि आधार पर -5 डिग्री सेल्सियस है तो शीर्ष पर तापमान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 100 मीटर में आपका 1 डिग्री घट रहा है तो यहाँ से कितने अंतर है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3450 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है, अब इतना अंतर है 3450 मीटर का। अब 100 डिग्री में 1 सेल्सियस गिर रहा है तो इतने में कितना गिरेगा, तो 34.5 गिर जाएगा यहाँ से ऊपर जाने में। परंतु क्या है, जो बेस है ना, बेस है ये वाली लाइन है जो बेस लाइन, इसी का ऑलरेडी -5 है तो इसमें -5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 39.5, क्योंकि ऑलरेडी बेस की वैल्यू 0 से शुरू नहीं हो रही है, -5 से शुरू हो रही है। तो -5 हमने पहले ही जोड़ दिया इसमें, तो 39.5 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39.5। आगे चलते हैं। 20 लोगों की एक पार्टी एक रेस्टोरेंट में है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट में क्या है, 20 लोगों की पार्टी है जिसमें प्रत्येक के लिए 36.6 का भोजन ऑर्डर किया गया है। यदि उसमें से 5 लोग पैसे लाना भूल गए हैं तो बिल चुकाने के लिए 15 लोगों को कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 20 लोगों की पार्टी थी, ठीक है, कितने पर कैंडिडेट कितना था, 36.6। तो टोटल बिल कितना आ रहा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 366 गुणा 2 तो आ जाएगा 6×12 3 732। ठीक है, 732 का टोटल पैसा पड़ना था, परंतु 5 लोग पैसे लाना भूल गए तो ये बिल पड़ा 15 लोगों पे। ठीक है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे इसको, 732। ठीक है, 15 चक्कू 60, बचा आपका 13, बचा 13, 132, 15 से 90, 15 8 120, फिर बचा 12.8, 48.8 आपका क्या है बिल आ रहा है। पहले कितना आ रहा था 36.6 और अब आ रहा है 48.8 15 लोगों को। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 12.2 आपका क्या आ जाएगा, 12.2 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। ठीक है, एक आदमी को 12.2, 48.8 में से 36.6 घटाएंगे तो 12.2 पड़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12.20 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक आदमी को। देखिए रोमन पे वो करना है आपको, रोमन अंकों पे लिखना है 1948। ठीक है, 1948, 1000 को लिखते हैं आप एम। ठीक है, उसके बाद 900 को लिखते हैं, 900 को क्या लिखते हैं सी एम। ठीक है, उसके बाद फिर 48 है, 48 को लिखेंगे XLV III। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रोमन अंकों में 1948। तो ऑप्शन आपका कहाँ पर है, MCM XLV III। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के पश्चात। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जब उद्देश्य स्पष्ट कर रहे होगे उस टाइम पर आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, प्लस जिस टाइम पर उनको सीखने के अनुभव प्रदान करने हैं उसके पश्चात आपको बच्चों का जो है मूल्यांकन करना है। 108 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्न समष्टभुज में कितनी समरूपता की रेखाएं हैं। ठीक है, समरूपता मतलब जो एक जैसी दिखती हैं। ठीक है, तो सभी रेखाएं इसमें एक जैसी दिख रही हैं। ठीक है, जो आपको ये चित्र है इसमें सभी रेखाएं एक जैसी दिख रही हैं, तो इसमें कितनी रेखाएं हो जाएंगी समरूपता की, 8। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसको इक्वेशन दे रखी है, मैं छोटी से छोटी भिन्न क्या जोड़ी जाए जिसका परिणाम पूर्णांक बन जाए। ठीक है, पूर्णांक बनाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 + 1 4/3 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 1 3/2, फिर डिवाइडेड बाई 10/9। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि डिवाइड को हमें बदलना है तो उल्टा कर दो इसको और चिन्ह जो है मल्टीप्लाई का आ जाएगा। 4/3 गुणा 2/3 गुणा 9/10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 से आपका 9 कट जाएगा, 2 से आपका 10 कट जाएगा 5 बार, बचा के आपके पास 4/5। अब 4/5 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्णांक बन जाए, और बेसी बात है 1/5 जोड़ेंगे तो ये 5/5 और 1 बन जाएगा पूर्णांक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 क्या है, ऑप्शन डी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 2 वर्ग की भुजाएं हैं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर। उनके परिमापों का योगफल कितना है, 100 सेंटीमीटर। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2 वर्गों के भुजाएं क्रमशः x और 2x + 1 है, इनके परिमापों का योगफल। अब पहले वाले का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। दूसरे वाले का परिमाप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x + 4 हो जाएगा, 8x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का परिमाप का योगफल कितना है, 100 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे 4x + 8x हो जाएगा 12x + 4 = 100। सॉल्व करो इसको, 12x की वैल्यू आ जाएगी या 96,
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, 12 96 होता है, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है। अब बड़े वर्ग की भुजा क्या दे रखी है आपको, 2x+1, ठीक है, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 8, 8 दूना 16 + 1 17 हो जाएगा भुजा की वैल्यू। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 17 × 17 करेंगे तो 289 आपका क्या निकल जाएगा, एरिया आ जाएगा बड़े वाले वर्ग। अगर छोटे का पूछता तो छोटे की भुजा x थी, x की वैल्यू 8 आ रही थी हमारे पास, 8 × 8 64 आपका पहले की आ जाती, छोटे की पूछे क्या है बड़े की, तो बड़े की कितनी हो जाएगी 289। आगे चलते हैं, दी गई श्रृंखला में क्या नंबर आएगा। सीरीज बढ़ रही है आगे, देखिए अगर आप सीरीज को गौर से देखोगे तो 2 नंबर के उसमें बढ़ रही है, ठीक है, 79 यहाँ पर बढ़ी, उसके बाद 83 हुई, ऐसे यहाँ से 2 की वैल्यू पुट हुई, ठीक है, 87 से 89 हुई, 89 से 91 होगी, 91 से अगला हो जाएगा 93 और 83 से अगला हो जाएगा 85। तो यहाँ पर 79 + 2 81, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 81, ठीक है, 81 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि ए की वैल्यू दे रखी है a³ = 7 + 1, आपको पता होना चाहिए कि 2 का क्यूब होता है 8, 7 + 1 होता है 8, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 2, ठीक है। b की वैल्यू दे रखी है, अगला है 3 का क्यूब होता है 27, 1 + 7 + b, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 27 में से 7 और 1 8 घटा देंगे तो b की वैल्यू 19 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 7 और 1 8 को घटा देना है तो बचेगा आपका 19। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का क्यूब होता है 64, a + b + a 1 + 7 + c, ठीक है, तो 64 में से 7 और 1 8 को घटा देंगे तो c की 8 + c होगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 56, ठीक है, 56 और 8 कितना होता है 64 होता है, c की वैल्यू 56 आ गई। तो आपके पास क्या निकालना है, a + b + c, ठीक है, तो जोड़ देंगे 56 और 19 और 2 21, 21 और 56 77, ठीक है, 77 आएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 77, ठीक है। पहले ए निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर सी निकालना है, तो आपको तीनों को ऐड कर देना है, फिर 77 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, देखिए निदान का कार्य क्या है, ठीक है, निदान का कार्य क्या है। निदान का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसको डायग्नोसिस कर रहे हो, ठीक है, उसका जो है कार्य क्या है, वर्गीकरण है, सीखने की कमजोरी को पहचानना है, व्युत्पत्ति फलन है, उपरोक्त सभी। देखिए अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो आपको उसको क्लासिफाई करना जरूरी है, ठीक है, प्रॉब्लम को वर्गीकरण करना जरूरी है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको पहचानना भी जरूरी है, सीखने की कमजोरी को, व्युत्पत्ति फलन भी जरूरी है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, निदान के लिए उपरोक्त सभी जरूरी है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 115, गणित में गणना करने के कौशल को बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना के कौशल को कैसे बढ़ाया जाता है, केवल वैचारिक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिदम का प्रयोग का वर्णन करके, कक्षा में हाथों की गतिविधियों का प्रयोग करके, बहुत सारे अभ्यास के बाद संप्रत्यय और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करिए। देखिए अगर आपको सीडीपी पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हमारा आंसर जो होता है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु आपको आंसर किसके तरफ जाना है, जो अत्यधिक जो है स्पष्ट हो, ठीक है। परंतु और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि केवल वर्ड जो होते हैं वो ओनली एक ही डायमेंशन में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, बाकी डायमेंशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो केवल वाले हमेशा 99% ऐसे चांस होंगे कि केवल वाला जो यूज होता है वो गलत पर्पज से होता है, एक डायमेंशन पे आप नहीं जा सकते किसी भी तरीके को सोचने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यास के बाद संप्रत्यय और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके आप गणितीय गणना के कौशल को बढ़ाया जा सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 116, 10 संख्याओं का माध्य 0 है, यदि इन संख्याओं में 72 और -12 को शामिल कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए माध्य क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है सॉरी, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या आपका फॉर्मूला होता है माध्य का। अब देखिए योग आपका ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 संख्या और जोड़ देंगे, 72 प्लस -12, ठीक है, बट्टा कितना हो गया, पहले 10 था तो अब हो जाएगा 12, ठीक है। तो -12 है तो 72 में से -12 घट जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 60 अपन 12 से 60 कट जाएगा 5 बार, तो नया जो माध्य हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्तर पर संख्याएं पढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 117, ठीक है, पहला है संख्याओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। अगला है संख्याओं को क्रम से लिखना सिखाया जाना चाहिए। तीसरा है संख्याओं को अंक के रूप में लिखना गिनती से पहले होना चाहिए, गिनती से पहला होना चाहिए। संख्याओं की क्रम अप्रासंगिकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि
पहला जो ऑप्शन है, संख्याओं को की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बच्चे को वो समझाना है, उसमें इंकरेज करना है नंबर्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, दूसरा क्या है, संख्याओं के क्रम को लिखना सिखाया जाना, संख्याओं को क्रम से लिखना चाहिए। अब लिखना क्रम से बिल्कुल आपको क्या है कि सीक्वेंस वाइज ही आपको क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरीके से आपको सीखना चाहिए। ठीक है, संख्याओं के को अंकों के रूप में लिखना गिनती से पहले होना चाहिए। देखिए गलत है, क्यों गलत है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया कि किसी भी चीज़ की लर्निंग की जो स्किल होती है वो कैसे होती है, LSRW के फॉर्म होती है। ठीक है, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके से आता है। तो बोलना गिनती बोलने में आती है, तो बोलना पहले होता है लिखने से। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा अगला है, संख्याओं की क्रम की अप्रासंगिकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अप्रासंगिकता मतलब अगर वो गलत लिख रहा है या 2 के बाद 1 लिख रहा है तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा सही होगा। तो पहला और दूसरा किसमें है, पहला चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा, ये ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का, पहला और दूसरा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी फर्म को चावल, गेहूं व सब्जी के उत्पादन में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो पाई चार्ट के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, गेहूं के उत्पादन के लिए केंद्रीय कोण क्या है, कोण पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है परसेंटेज में, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर कोण की बात करें तो टोटल नंबर्स ऑफ जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इसमें गेहूं 30% है, तो 360 का 30% निकाल देंगे, 360 गुणा 30/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 36 गुणा 3, 108 डिग्री का एंगल आएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, एंगल पूछ रहा है कितना डिग्री का बनेगा, 108 डिग्री का बनेगा। आगे है, उपरोक्त पाई चार्ट में गेहूं और चावल के कुल उत्पादन का सब्जी और दाल के कुल उत्पादन से अनुपात निकालना है। देखिए गेहूं और चावल जो है 40 + 30 70% आ जाएगा, और दाल प्लस सब्जी कितना आ जाएगा, 20 + 10 30% आएगा, तो 70:30, 7:3 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7:3 किसमें है, ऑप्शन ए है हमारे पास, 7:3। आगे चलते हैं, यदि किसी फर्म में चावल, गेहूं, दाल, सब्जी का कुल उत्पादन 50,000 kg है, तो चावल का कुल उत्पादन कितना है। देखिए टोटल जो उत्पादन है वो कितना पूछ रहा है, 50,000 kg। ठीक है, 50,000 kg है। अब पूछ रहा है कि हमें किस किस का निकालना था, हमें सॉरी, तो चावल का कुल उत्पादन निकालना है। ठीक है, तो चावल 40% है। ठीक है, तो 50,000 का 40% कैसे निकालोगे, 50,000 का 40%, 40 गुणा 40/100, 0 से 0 कट गया, फिर अगले 0 से अगला 0 कट गया, तो 5,000 गुणा 4, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, 5,000 गुणा 4, 40% आपने निकाला, कितना आ गया 20,000, ऑप्शन डी 20,000। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मैथ्स के 30 क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में, अगर आपको कोई कहीं पर कंफ्यूजन हुआ हो, यहाँ कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको, मैं आपको पिन करके दोबारा बता दूंगा उसको। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेशन देता है क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।